Hello students, welcome to Fielder Fox channel. हमारा न्यू सीटेट बैच स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से और आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास वो होगी 9 बजे रेगुलर क्लास। और आपकी जो रिट का एग्जाम की जो रिट का बैच है वो भी 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल नया बैच है और इसके लिए भी जो आपकी तैयारी करवाई जाएगी वो ये रेगुलर क्लास होगी, उसके लिए भी 9 बजे। और अगर आपको नेट जीआरएफ के लिए भी क्रैश कोर्स करना है तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। और टीजीटी की तैयारी करनी है आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। मैं रेगुलर 9 बजे क्लास लेती हूँ, लाइव क्लास लेती हूँ। आपका कोई भी डाउट हो तो मैं वो लाइव क्लास में दूर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास होगी वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर होगी और इसमें 5 वंश रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या है गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत दिल्ली में स्थित एक इस्लामी साम्राज्य था। तो हम आज दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। यह इस्लामी साम्राज्य था जो 320 वर्षों तक जिसने भारत पर अपना शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश थे। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश थे और उनका कई बार क्या है टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं कि वो पहला कौन सा राजवंश ने आया था जिसने शासन किया था दिल्ली के ऊपर। तो पहला मामलुक वंश था जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। इन सभी का टाइम पीरियड भी देखना बेहद जरूरी है। तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप अपना नोट कर लीजिए। जो मामलुक वंश है वो 1206 से लेकर 1290 तक इसने मामलुक वंश रहा था। फिर उसके बाद खिलजी वंश आया था जो 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। और तुगलक वंश आया था जो कि 1320 से लेकर 14 से 14 तक रहा था। और सैयद वंश था, उसका टाइम पीरियड भी याद कर लीजिए, 14 से 1451 तक रहा था। लोधी वंश, शिवांग पनवार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से स्टूडेंट्स सभी एक्टिव हो जाइए। और हमारा जो तुगलक वंश था वो 1320 से लेकर 1414 तक था। और सैयद वंश हम देखते हैं कि सैयद वंश कब था हमारा। सैयद वंश था ये हमारा 14 से 1451 तक था। अब टाइम पीरियड देख सकते हैं, जो सैयद वंश है ये बहुत कम टाइम पीरियड तक जो है इन्होंने शासन किया था। लोधी वंश था, आखिरी वंश लोधी वंश था। तो इस बीच जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश थे। तो आपको याद रखना है वहां पर 5 राजवंश थे। पहला मामलुक वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश आता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से वंश ने सबसे लंबे टाइम तक शासन किया था। तो इसमें तुगलक वंश ने काफी लंबे समय तक दिल्ली में शासन किया था। और जो सैयद वंश था इसने सबसे कम टाइम तक शासन किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत था ये इस्लामी साम्राज्य था और इसने क्या किया था, आप जो भारत है हमारा उसके पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ दक्षिणी नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर क्षेत्र को कवर किया था। यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि नेपाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों तक भी इसने अपना जो है साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मामलुक वंश। मामलुक वंश को अन्य नामों से भी जाना जाता है।
तो मामलुक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। मामलुक वंश को इलबरी वंश, दास वंश इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश। ओके, तो दिल्ली सल्तनत was an Islamic empire based in Delhi that stretched over large parts of the Indian subcontinent for 320 years, 1206 to 1526. Five dynasties ruled over the Delhi Sultanate. तो जो डायनेस्टीज थी, they ruled over the Delhi Sultanate. Sequentially, the Mamluk dynasty 1206 1290. The next dynasty was Khilji dynasty 1290 and 1320. The Tughlaq dynasty, their period was 1320 to 1414. Sayyid dynasty 1440 and 1451. The Lodi dynasty 1451 1526. It covered large territories in modern day India, Pakistan, Bangladesh, as well as some parts of southern Nepal. तो आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है और हम दिल्ली सल्तनत के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे कि इस दौरान जो है भारतीय समाज में क्या चेंजेस आए, अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए, तो जिससे क्या आपका दिल्ली सल्तनत का टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। इसमें से इस क्लास से आपके जो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में वो पूरे अच्छे से कवर हो जाएंगे। गुलाम वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम्स में। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, इलबरी वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ। तो 1206 से लेकर 1290 तक इसे मामलुक राजवंश भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है, 1206 से लेकर 1290 तक। मामलुक शब्द एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ दास होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि मामलुक शब्द का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब दास, स्वामित्व होता है। वास्तव में इस अवधि के दौरान 3 राजवंशों की स्थापना की गई थी। वे थे कुतुबी राजवंश। जब कुतुब ऐबक था उसने सबसे पहले शासन किया तो उसके वंश को कुतुबी राजवंश कहलाया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने 1206 से लेकर 1211 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो इन्होंने 1206 से और 1211 तक शासन किया था। और जो प्रथम इलबारी वंश भी इसी को कहते हैं, जिन्होंने 1211 से लेकर 1266 तक इलबरी वंश रहा था। इसके संस्थापक जो वो इल्तुतमिश को माना जाता है। वैसे क्वेश्चंस में आता है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए, तो उसमें आपको इल्तुतमिश लिखना है। और दूसरा इलबरी राजवंश की जो संस्थापक है वो बलबन को माना जाता है और बलबन का टाइम पीरियड है बलबन का 1266 से 1290 तक। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, बलबन काफी इम्पोर्टेंट है, इल्तुतमिश, बलबन, इनसे जो है ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इलबरी राजवंश से। तो प्रथम इलबरी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, दूसरी इलबरी वंश की स्थापना बलबन ने की थी। ओके, द स्लेव डायनेस्टी हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर मैं पॉइंट्स इंपोर्टेंट।
The slave dynasty ruled from 1206 to 1290. It was also named the Mamluk dynasty. The word Mamluk is an Arabic word that means slave and owned. In fact, three dynasties were established during this period. So they were Kutubi dynasty. Its founder was Kutubuddin Aibak. First Ilbari dynasty. Their time period was 1211 to 1266. Its founder was Iltutmish. The second Ilbari dynasty, their time period was 1266 to 1290. Its founder was Balban. अब इसको हिंदी में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गोरी का तुर्की गुलाम था, जिसने तराइन की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद गोरी ने उन्हें अपनी भारतीय संपत्ति का राज्यपाल बनाया था। उसने एक स्थायी सेना खड़ी की और गोरी के जीवन काल में भी उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। देखो, तराइन की लड़ाई जो पृथ्वीराज चौहान से हुई थी वो 1151 में हुई थी। 1151 में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और इस तराइन की दूसरी विजय को ज्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है कि इसके बाद से क्या हुआ था, भारत में इस्लामी साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो तराइन की लड़ाई, दो लड़ाइयां हुई थी, एक 1151 में और एक दूसरी 1152 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक founded the slave dynasty. He was a Turkish slave of Muhammad Ghori, who played an important role in the expansion of the Turkish Sultanate in India after the Battle of Tarain. Muhammad Ghori made him the governor of his Indian possessions. He raised a standing army and established his hold over North India even during the lifetime of Ghori. मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने दिल्ली पर अपने शासन का दावा किया और मुल्तान और उच्च के राज्यपाल नसरुद्दीन को बादशाह सुंदरता चाहते थे। तो देखिए, मोहम्मद गोरी का एक तुर्की गुलाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उसके जो अन्य जो गुलाम थे या जो गजनी के शासक थे, वो भी भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। उस समय मुल्तान का जो राज्यपाल था वो नसरुद्दीन को बादशाह था, और यल्तोज भी था, ये भी मोहम्मद गोरी का ही दास था। इन्हें राजपूत और अन्य भारतीय शासकों के कई विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। हालांकि ऐबक ने अपनी शक्तिशाली शक्ति के साथ साथ अन्य उपयोगों का प्रदर्शन करके अपने दुश्मनों पर जीत हासिल की। उसने यल्तोज को हराया और गजनी के साथ साथ सभी संबंधों को तोड़ दिया, और इस तरह गुलाम वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। ऐसा नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को आसानी से जो है दिल्ली सल्तनत स्थापित करने का मौका मिला था। जो मोहम्मद गोरी की और भी दास थे, वो उन्होंने भी दावा किया कि वो भी क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसी ताकत रखते हैं, और उन्होंने अपना अधिकार जमाया दिल्ली सल्तनत पर। तो मुल्तान के जो नसरुद्दीन बादशाह थे और गजनी के जो शासक ताजुद्दीन यल्तोज थे, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध किया था, और क्या है, इससे विद्रोह भी करने पड़े थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सभी को हराकर गुलाम वंश की स्थापना की थी। After the death of Muhammad Ghori, तो मोहम्मद गोरी की डेथ 1206 में होती है। ताजुद्दीन यल्तोज, the ruler of the Ghazni, claimed his rule over Delhi, and the governor of Multan and Uch, Nasruddin Badsha, wanted independence.
He also had to face many revolts from Rajputs and other Indian rulers. However, Aibak, by displaying his mighty power as well as other conciliatory measures, was able to win over his enemies. So, Aibak defeated their enemies. He defeated Yaltos and severed all connections with Ghaznis, thus founded the slave dynasty as well as the Delhi Sultanate. तो इसमें बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मोहम्मद गोरी का तुर्की गुलाम था उसने क्या किया था, उसने गजनी के शासक यल्तोज को हराया और मुल्तान उच्च का जो गवर्नर था उस समय कुबाचा, इन दोनों को हराकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। वैसे ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। आगे पढ़ेंगे कि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों माना जाता है, ऐबक को क्यों नहीं माना जाता। तो अब हम पढ़ते हैं कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का राजा। उसके बाद आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी 1210 में बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जो शासन करने में अयोग्य था। तुर्की सेनाओं ने उसका विरोध किया और उसका शासन केवल 8 महीने तक ही चला। तो पूछा जाता है एग्जाम्स में वह कौन शासक था जिसका जो है शासन केवल 8 महीने में चला, तो वह था आराम शाह, जो कि बहुत आराम करने वाला इंसान था। जैसा कि उसके नाम से ही पता चल गया, तो उसने केवल सिर्फ 8 महीने ही शासन किया। Let's see this in English. Aram Shah Qutbuddin Aibak was succeeded by his son Aram Shah, who was incapable as a ruler. He was oppressed by the Turkish armies and his rule lasted for only 8 months. तो आराम शाह जो कुतुबुद्दीन का पुत्र था, उसके बाद आता है इल्तुतमिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये इलबारी जनजाति के थे, इसलिए इसको इलबारी वंश का संस्थापक माना जाता है, इसलिए उसके वंश का नाम इलबारी वंश रखा गया है। एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि भाई इल्तुतमिश ने जो है इलबारी वंश की स्थापना की, इसको क्यों इलबारी वंश कहा गया है? क्योंकि इस जनजाति का नाम क्या था, इलबारी था, और उसके सौतेले भाइयों ने उसे ऐबक के दास के रूप में बेच दिया था। जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, जिसने उसे अपनी बेटी देकर उसे अपना दामाद बना लिया था। बाद में ऐबक ने उन्हें ग्वालियर का इक्तादार नियुक्त किया। तो ऐबक क्या करते हैं, इल्तुतमिश को ग्वालियर का इक्तादार बना देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन चल रहा था उस समय इल्तुतमिश क्या थे, ग्वालियर का इक्तादार नियुक्त किया गया था। इल्तुतमिश ने क्या किया, 1211 में आराम शाह को गद्दी से उतार दिया और शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बन गया। तो जो इल्तुतमिश है ये शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा था। कई बार पूछा जाता है कि इल्तुतमिश कौन सी उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो इल्तुतमिश में जब गद्दी पर बैठा था तो वो शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बन गया। उन्हें भारत में तुर्की शासन का वास्तविक जो है निर्माणकर्ता या स्थापनकर्ता माना जाता है। तो ये कारण था कि इल्तुतमिश क्या है, अपनी बेटी का विवाह क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दिया था, और इल्तुतमिश क्या था, ऐबक का दामाद था। ऐबक का दामाद बन गया था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को, ऐबक को अपना दामाद बना लिया था, और फिर ऐबक ने उसको क्या दिया, ग्वालियर का इक्तादार नियुक्त कर दिया था। और इस प्रकार आराम शाह जो योग्य व्यक्ति नहीं था उसको उसने गद्दी से उतार दिया और तुर्की शासन की स्थापना की इल्तुतमिश ने। Iltutmish belonged to the Ilbari tribe and therefore his dynasty was named the Ilbari dynasty.
His half brothers sold him as a slave to Aibak, who made him his son-in-law by giving his daughter to him. Later, Aibak appointed him as a Qadar of Gwalior. In 1211, Iltutmish dethroned Aram Shah and became the Sultan with the name of Shamsuddin. He is regarded as the real consolidator of Turkish rule in India. तो इल्तुतमिश के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। वह इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था जो रहीशों की मदद से सिंहासन पर बैठा था। तो रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह था वो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था। जब मुल्तान के गवर्नर ने विद्रोह किया तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने विद्रोह को दबाने के लिए कुछ किया। इस अवसर का प्रयोग करते हुए इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने दिल्ली के अमीरों की मदद से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह ही सिंहासन पर बैठता है, लेकिन क्या है वो दिल्ली छोड़कर दिल्ली से बाहर चला जाता है। मुल्तान में जहाँ वो है गवर्नर विद्रोह कर देता है कि हम दिल्ली सल्तनत के शासन को स्वीकार नहीं करते। तो वो इस विद्रोह को दबाने के लिए जब मुल्तान चला जाता है तो रजिया क्या करती है, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है। The Rukunuddin Firozh Shah, he was the eldest son of Iltutmish, who throned with the help of nobles. When the governor of Multan revolted, Rukunuddin Firozh Shah marched to suppress that revolt. Using this opportunity, Iltutmish's daughter Razia, with the help of amirs of Delhi, seized the throne of the Delhi Sultanate. तो इस प्रकार जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया जो है एलिबरी वंश में जो है अपनी सत्ता पर आती है, रजिया सुल्तान। और इसका शासन 1236 से लेकर 1239 तक जो है रजिया सुल्तान गद्दी पर रही। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की सल्तनत काल की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला शासिका का नाम बताइए। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा रजिया सुल्तान। और रजिया ने अबिसिनियन गुलाम था, एक अबिसिनियन गुलाम था, मलिक जमाल उद्दीन याकुत उसका पूरा नाम था, वो शाही घोड़ों का मालिक नियुक्त किया था। शाही घोड़ों के मालिक को अमीरे अखूर कहते हैं। तो ये ट्रम्स होती हैं जो कि उस समय मध्यकालीन भारत में जो है घोड़ों के को संभालने वाले अध्यक्ष को अमीरे अखूर कहा जाता था। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमीरे अखूर कौन था। तो अमीर जो अखूर था वो शाही घोड़ों का मालिक नियुक्त किया था। अमीर अखूर, तो ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ अन्य गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती करने से तुर्की रईसों में आक्रोश पैदा हो गया। देखो उस समय जो दरबार में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग थे वो तुर्की के अमीर लोग बैठे हुए थे, लेकिन रजिया सुल्तान ने क्या किया, जो गैर तुर्की लोग थे उनको महत्वपूर्ण पद देना शुरू कर दिया। जैसे कि एक गुलाम था, इसको क्या बना दिया, शाही घोड़ों का मालिक बना दिया। इससे जो तुर्की के अमीर लोग थे वो उनको रजिया के इससे क्या है नफरत हो जाती है कि ये तो गैर तुर्कों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर बिठा रही है। इसलिए क्या तुर्की जो अमीर थे वो रजिया के खिलाफ हो जाते हैं। रजिया सुल्तान ने महिला परिधान को त्याग दिया और दरबार को अपना चेहरा खुला रखा, और दरबार में वह अपना चेहरा खुला रखती थी, जिससे आक्रोश और भी बढ़ गया। क्योंकि रजिया सुल्तान ने क्या किया, अपना पहनावा चेंज कर दिया था और जो है अपना चेहरा खुला रखती थी। वह शिकार पर भी गई और सेना का नेतृत्व भी किया। उसने जिस तरीके से अपना लाइफस्टाइल को रखा कि उसने जो सोसाइटी में वो चेंज लेके आई, जो तुर्की अमीर थे उनको ये चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए कि एक महिला का इस प्रकार से शिकार पर जाना, सेना का नेतृत्व करना,
ये उस समाज में जो वहाँ के लोगों की सोच इतनी प्रोग्रेसिव उस समय नहीं थी, और इस कारण उन्होंने क्या है, एक महिला को शासिका के रूप में स्वीकार नहीं किया। जो तुर्की अमीर थे वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो रजिया सुल्तान was the first and only female ruler of medieval India's Sultanate period. Razia appointed Abyssinia slave Malik Jamal Yaqut as master of the royal horses. Amir Akur, the recruitment of a few other Turkish to important positions aroused resentment among the Turkish nobles. Razia Sultan discarded the female apparel and held the court with her face uncovered, which further created resentment. She went hunting and led the army. So these were regions कि उसके खिलाफ क्या है, तुर्की अमीर उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब रजिया सुल्तान को गद्दी से उतारने के बाद जो है बहरम शाह गद्दी पर बैठते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1240 से 1242 तक रहा। रजिया सुल्तान के पतन ने 40 के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। बहरम शाह के शासनकाल के दौरान सुल्तान और रईसों के बीच संघर्ष जारी रहा। तुर्की के अमीरों ने शुरुआत में बहरम शाह का समर्थन किया, लेकिन बाद में वो भी उसके खिलाफ हो गए। इस शांति के दौरान बहरम शाह को उनके द्वारा मार दिया गया। जो तुर्की अमीर थे, जो है रजिया की सुल्तान के बाद जो है बहरम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन बहरम शाह को भी है जो 2 साल के बाद ही उसको गद्दी से उतार दिया जाता है। तो बहरम शाह, द fall of Rajia Sultan paved the way for the ascendancy of the 40 during the reign of Bahram Shah. There continued the struggle for supremacy between Sultanate and the nobles. The Turkish nobles supported Bahram Shah in beginning, but later became disordered, and during this unrest, Bahram Shah was killed by his. तो बहरम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठते हैं। एग्जाम्स में जो हम ये जो है सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर आराम शाह आया, फिर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, फिर रुकन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, फिर उसके बाद रजिया आई, रजिया के बाद बहरम शाह गद्दी पर बैठा, उसके बाद गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस में लगाइए कि कौन से राजा ने सबसे पहले शासन किया था। तो वह रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र और रजिया सुल्तान के भतीजे थे। तो जो अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 में गद्दी पर बैठते हैं, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र थे और जो है रजिया सुल्तान के भतीजे थे। बहरम शाह की मृत्यु के बाद उन्हें अगले शासक के रूप में चुना गया था। वह भी अयोग्य था और उसकी जगह अब नसीरुद्दीन महमूद ने ले ली। अलाउद्दीन महसूद शाह भी बहुत कम समय तक शासन कर पाया था और उसके बाद गद्दी पर नसीरुद्दीन महमूद आते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह, he was the son of the Ruknuddin Firozh Shah and nephew of Rajia Sultan. After the death of Bahram Shah, he was chosen as the next ruler. However, he was incompetent and incapable of handling the affairs in the government and was replaced by the Nasiruddin Mahmud. अब नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठते हैं, 1240 से 1265 तक रहते हैं। यह इल्तुतमिश का पोता था जो अनुभवहीन था। वह चहलगनी के सदस्य बलबन की मदद से सिंहासन पर चढ़ गया था। अब यहाँ चहलगनी आप देखते हैं, चहलगनी क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। चहलगनी क्या था? तो ये जो चहलगनी जिसमें 40 तुर्की जो है सेना शामिल थे, 40 लोग इसमें शामिल थे और ये 40 जो तुर्की शक्तिशाली सेना थी, ये इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और इसका एक सदस्य बलबन भी था। तो जो नसीरुद्दीन महमूद है इसको गद्दी पर बैठाया, जिसने खुद रेजिडेंट का पद ग्रहण किया।
तो ये बलबन इसको सत्ता में लाता है, इसको शासक बना देता है, लेकिन खुद जो है इसके नाम पर इसको हटाकर खुद ही शासक बन जाता है। तो उसने अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन से किया और इसलिए वास्तविक शक्ति बलबन के हाथ में आ गई। ये चहलगिन 40 जो तुर्की एक बनाई थी, इल्तुतमिश ने अपने शासक को सुरक्षित रखने के लिए जो एक आर्मी गठित की थी, उसका नाम चहलगनी था। उसका एक सदस्य बलबन था। बलबन ने क्या किया, नसरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया, अपनी बेटी का विवाह उससे करके और खुद सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। बलबन प्रशासन में शक्तिशाली था, लेकिन उसे शाही दरबार में बहुत सारी साजिशों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों को पार किया और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1265 में। और उसके बाद क्या है, इब्न बतूता और इसामी कुछ इतिहासकार थे मध्यकाल के, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बलबन ने ही क्या है नसरुद्दीन महमूद को जहर देकर उसकी हत्या करवा दी थी। अब बलबन का टाइम पीरियड शुरू होता है। बलबन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हम गुलाम वंश के बारे में आज पढ़ रहे हैं, जिसको इलवरी वंश भी कहा जाता है। उसमें इन राजाओं का शासन रहा था और किस प्रकार से अब बलबन जो है सत्ता में आते हैं। अब नसरुद्दीन महमूद के बारे में पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ही वाज द grandson of Iltutmish, who was young and inexperienced. He had extended the throne with the help of Balban. बलबन को उलुग खान भी कहते थे। A member of Chahalgani, who himself assumed the position of regent. He married his daughter to Nasruddin, and therefore the real power lay in the hands of Balban. Balban was powerful in the administration, but he had to face the intrigues of his rivals in the royal court. He overcame all the difficulties. In 1265, Nasruddin Mahmud died, and according to some historians like Ibn Battuta and Isami, Balban poisoned him and poisoned him and ascended the throne. बलबन एक रिजेंट के रूप में बलबन के अनुभव ने उन्हें दिल्ली सल्तनत की समस्याओं को समझने में मदद की। बलबन क्योंकि आर्मी का एक सदस्य होता है और उसे दिल्ली सल्तनत की हर प्रकार की समस्याओं के बारे में पता था। वह जानता था कि राजशाही के लिए वास्तविक खतरा द 40 नामक रईसों से था। ये तुर्की अमीरों के एक जो 40 सदस्यों के संस्था थे, जिसको द 40 या चहलगनी का नाम दिया गया था। इससे उसको खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने इसकी शक्ति को क्या है कम किया। इसलिए उसे यकीन था कि राजशाही की शक्ति को बढ़ाकर वह समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए उसने सबसे पहले तो वह द 40 को समाप्त करेगा। जो चहलगनी नामक संस्था की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, इसी को सबसे पहले बलबन समाप्त करेगा। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो चहलगनी नामक संस्था की उसकी जो उसको किसने जो है समाप्त किया था, वो किया था बलबन ने, उसको समाप्त कर दिया था। तो बलबन एक्सपीरियंस एज ए regent made him understand the problems of the Delhi Sultanate. He knew that the real threat to the monarchy was from the nobles called the 40. He therefore was sure that by enhancing the power and authority of the monarchy, he could solve the problems. He was sure that by enhancing the power of the monarchy, he could solve all the difficulties. तो बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है। तो बलबन ने क्या है देवी सिद्धांत को बढ़ावा दिया कि जो सुल्तान है उसकी जो है सत्ता को किसी भी प्रकार की चुनौती कोई भी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, जिले इलाही और ईश्वरी कृपया प्राप्त करने वाला है। तो जो दो उपाधियां बलबन ने जो है स्वीकार की थी, उसे जिले इलाही और निबत एक खुदाई, इसका मतलब होता है कि ईश्वर की छाया, जिले इलाही का मतलब, और निबत एक खुदाई का मतलब होता है ईश्वरीय कृपया प्राप्त करने वाला।
तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है कि बलबन ने कौन सी उपाधि जो है स्वीकार की थी, वो जिले इलाई, और जिसका मतलब होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। और दूसरी उपाधि धारण की थी नबेबत एक खुदाई, जिसका अर्थ होता है ईश्वरीय कृपया प्राप्त करने वाला। जब वो खुद को इतना बड़ा उपाधि प्राप्त करेगा तो बलबन ने राजशाही की शक्ति को इस प्रकार बढ़ाया था। उन्होंने कठोर अदालती अनुशासन, नए रीति रिवाज शुरू किए, साजिदा और सुल्तान के पैर पेबोश को चूमते हुए अमीरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए पेश किया। बलबन ने क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में किसने जो साजिदा एक प्रथा होती है उसकी शुरुआत की थी। और जो पेबोस, दो प्रथा थी, साजिदा और पेबोस। पेबोस में क्या करना होता था कि जो सुल्तान होता था उसके पैर को चूमना पड़ता था, और साजिदा उसके आगे सिर झुकाना पड़ता था। तो ये करना पड़ता था अमीरों को सुल्तान के सामने। इस प्रकार उसने क्या है, अपनी शक्ति को बढ़ाया बलबन ने। उन्होंने अपने धन और शक्ति से रईसों को प्रभावित करने के लिए नौरोज के फारसी त्योहार की शुरुआत की। नौरोजों के फारसी त्योहारों की भी शुरुआत बलबन ही करता है। तो समाज में बहुत सारे चेंजेस जो है बलबन लेके आता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जो है सत्ता को किसके द्वारा चुनौती मिलती है। ये जो तुर्की अमीर होते हैं, यही क्या है, सुल्तान के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। इसलिए उसने इन प्रथाओं को बढ़ावा दिया ताकि क्या है, सुल्तान को क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर की छाया स्वीकार कर सके। इसलिए उन्होंने साजिदा, पेबोश और नौरोज के फारसी त्योहार की शुरुआत की बलबन ने। ओके, अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बलबन, द सुल्तान was God's shadow on earth, Jai Elai, and the recipient of divine grace, Niyabat e Khudai. Balban enhanced the power of the monarchy. He introduced rigorous court discipline and new customs. He introduced new customs like prostration, sajida, and kissing the sultan's feet. इसको पेबोश, to prove his superiority over the nobles. He introduced the Persian festival of Nowruz to impress the nobles and people with his health and power. So, by using this way, Balban enhanced their power. तो सबसे पहले बलबन ने द 40 की शक्ति को तोड़ने के लिए दृढ़ था। उसने केवल वफादार रईसों को बख्शा और अन्य सभी बेईमानों को समाप्त कर दिया, यानी उन सभी की हत्या करवा दी उसने। बेदोन के गवर्नर मलिक बकबक को अपने नौकरों के प्रति क्रूरता के लिए साजिश रूप से कोड़े मारे गए। अवध के गवर्नर अयाबत खान को शराब के नशे में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए दंडित किया गया था। बठिंडा के गवर्नर शेर खान को जहर दे दिया गया था। मतलब इस तरीके से जो है बर्बर ने, जो बलबन है, उसने क्रूरता दिखाई। इस तरीके से जो बेदोन के गवर्नर थे, बठिंडा के गवर्नर थे, उन सभी को इस तरीके से उसने हत्या करवा दी थी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। बलबन was determined to break the power of the 40. That's why he spared only the loyal nobles and eliminated all others by fair or foul means. Malik Bakbak, the governor of Bedan, was publicly roasted for his uh, cruelty towards his servants. Hebat Khan, the governor of the Ubad, was punished for killing a man who was drunk. The governor of Bhatinda, Sher Khan, was poisoned. तो इस तरीके से बलबन क्या है, जो बेदान का गवर्नर था या फिर अन्य जगह भटिंडा का गवर्नर था, इन सभी की हत्या करवा देता है जो इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। उसने ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ।
तो उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ये विभाग था, सेना का विभाग था। तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बलबन ने की थी। और ये क्या था? ये सेना, इसमें सेना को पुनर्गठित किया गया था। उसने विद्रोही तत्वों को दमन करने के लिए देश के विभिन्न भागों में सेना की तैनाती की थी। बलबन ने जो अपने राज्य का विस्तार करने के बजाय कानून व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया था। बलबन ने मेवातियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और डकैतियों को भी रोका, लुटेरों का बेरहमी से पीछा किया और मौत की सजा सुनाई, जिसके परिणामस्वरूप सड़कें यात्रा के लिए सुरक्षित हो गई थी। तो बलबन ने क्या किया था? सबसे पहले उसने अपने उसका साम्राज्य था उसको स्ट्रॉन्ग किया। बलबन का जो साम्राज्य था उसने उसको स्ट्रॉन्ग किया। किस प्रकार स्ट्रॉन्ग किया? उसने एक अलग सैन्य विभाग की स्थापना की। सबसे पहले एक सैन्य विभाग बनाता, दीवान अर्श की स्थापना करता है। और इस सेना का इस्तेमाल उसने क्या किया? समाज में कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया। उसने क्या किया? जो लुटेरे थे, डकैत करने वाले थे, उनकी हत्याएं करवा दी। और इस प्रकार से उसने क्या है, अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग किया। उसने राज्य का विस्तार नहीं किया क्योंकि बलबन के समय काफी मंगोल आक्रमण ज्यादा होते थे, इसलिए उसने इस बात पर जोर दिया कि उसका शासन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए उसने ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार पर ध्यान नहीं दिया था। Balban established a separate military department called Diwan-e-Arch and reorganized the army. He deployed the army in different parts of his country to suppress the rebellious elements. Balban paid more attention to restore law and order instead of expanded his kingdom. Balban took stern action against the Mewatis and prevented such robberies. Robbers were pursued and sentenced to death, as a result of which the roads became safe for travel. उत्तर पश्चिम में मंगोल फिर से प्रकट हुए और बलबन ने उनके खिलाफ अपने बेटे राजकुमार महमूद को भेजा। क्योंकि देखो, उत्तर पश्चिम की तरफ से मंगोल आक्रमण ज्यादा होते रहते थे बलबन के समय में, तो बलबन ने इसलिए अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सका था। तो जब आक्रमण मंगोल करते हैं तो अपने बेटे को भेजता वहां पर, लेकिन जो उसका बेटा वहां मारा जाता है, इससे बलबन को बहुत गहरा झटका लगता है और बलबन की इसी के कारण मृत्यु हो जाती है। और वह दिल्ली संत के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। वह मंगोल आक्रमण से भारत की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सका था। In the northwest, the Mongols reappeared and Balban sent his son Prince Mahmud against them, but the prince was killed in the battle and it was a moral blow to Balban, and Balban died in 1287. He was one of the main architects of the Delhi Sultanate, and however he could not fully safeguard India from the Mongol invasion. अब ये लास्ट है, हम जो है अभी लास्ट पढ़ रहे केकुबाद, जो गुलाम डायनेस्टी इलबरी वंश का जो अंतिम राजा था, वो सुल्तान था अंतिम, वो केकुबाद था। तो केकुबाद ने 1287 से लेकर 1290 तक शासन किया था। केकुबाद बलबन का पोता था और उसने रहीशों द्वारा उसे दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। जल्द ही उनकी जगह उनके बेटे कैमूर ने ले ली थी। 1290 में फिरोज एरिज़े मुमालिक युद्ध मंत्री को उस समय एरिज़े मुमालिक कहा जाता था, कैमूर की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने जलाउद्दीन खिलजी की उपाधि धारण की और खिलजी वंश की स्थापना की। इस प्रकार केकुबाद के बाद जो है कैमूर बैठता गद्दी पर, और 1290 में क्या होता है, एक युद्ध मंत्री था कैमूर का ही, तो कैमूर का युद्ध मंत्री था फिरोज एरिज़े मुमालिक। उसने क्या किया, कैमूर की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लेता है, और उसने क्या है, जलाउद्दीन खिलजी की उपाधि धारण करके खिलजी वंश की वो स्थापना कर देता है। तो गुलाम वंश का
स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पर अंत हो जाता है, इल्बरी वंश का यहाँ अंत हो जाता है और एक नए वंश का स्थापना होती है, खिलजी वंश की स्थापना होती है और खिलजी वंश की स्थापना जलाउद्दीन दिन खिलजी करते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है यहाँ पर। कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से आपको याद कर रखना है कि गुलाम वंश के बाद, मामलुक वंश के बाद खिलजी वंश आता है, सेकंड नंबर पर खिलजी वंश आता है। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। जो केकुबाद था, was the grandson of Balban and was made the Sultan of Delhi by the nobles. So he was made the Sultan by the nobles. He was soon replaced by his son Temur in 1290, and after that Firoz the Arij Mumalik, the minister of war, murdered Temur and captured the throne. He took the title of Jalaluddin Khilji and established the next dynasty called Khilji dynasty. तो इस प्रकार से मामलुक वंश, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि इल्बरी वंश, गुलाम वंश का यहाँ पर अंत हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में होती है और वो नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो जलालुद्दीन खिलजी को सबसे पहले कहा जाता है कि इसने जो है नहरों के निर्माण पर ध्यान देने वाला पहला व्यक्ति था, वो जलालुद्दीन खिलजी था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह सुल्तान कौन था जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। तो ये तो डिफरेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहरों का निर्माण करने वाला जो पहले निर्माण करने की शुरुआत करते हैं वो जलालुद्दीन खिलजी करता है, लेकिन ज्यादातर अधिकांश नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, संडे को हॉलीडे होता है हमारा, तो अब जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी वो मंडे को होगी और उसमें हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और उन अलग अलग डायनेस्टी में अलग अलग सुल्तानों ने शासन किया था और वो समाज में क्या नए चेंजेस लेकर आते हैं उनके बारे में जानेंगे। आज हमने इस प्रकार से पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने है दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम बताइए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली से शासन नहीं किया था, उसने हमेशा लाहौर से शासन किया, उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने की दिल्ली को अपनी जो है राजधानी बनाया और वहां से शासन करने की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं माना जाता और इल्तुतमिश को क्यों माना जाता है, इसका एक कारण यही था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से शासन नहीं किया था, वह लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। उसका शासन का विस्तार केवल लाहौर तक था, लाहौर में राजधानी बनाता है और जो इल्तुतमिश है वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है और दिल्ली से क्या है अपने शासन की शुरुआत करता है। तो इसी कारण इसको इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इससे आपको हमेशा कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है आपको अब हो गई होगी कि क्या वजह थी कि वास्तविक संस्थापक ऐबक को न मानकर इल्तुतमिश को माना गया है। तो इस तरीके से आप जब कंसेप्ट को समझ के चलोगे तो कोई भी आप एग्जाम्स में क्या है कोई भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एमसीक्यू
एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो आराम शाह था ये खिलजी वंश से संबंधित था या मामलुक वंश से संबंधित था। तो इसलिए मैं आपको क्या है यहाँ पर जो जितने सुल्तान हुए मामलुक वंश के उसके बारे में बताया कि इसमें से सिर्फ जो इल्तुतमिश और बलबन, मामलुक वंश में से महत्वपूर्ण जो इल्तुतमिश और बलबन से ही क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही क्या है अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग किया था। और जो है इल्तुतमिश के बारे में ये भी पूछा जाता है कि उसने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और उसने क्या है दिल्ली में एक मदरसा नासरुद्दीन की स्थापना की थी और जो उसके पुत्र के नाम पर उसने मदरसा की स्थापना की थी। और इल्तुतमिश के बारे में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के बारे में कि उसने चहलगानी तुर्क जो जिसमें 40 सदस्य थे उसकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो इल्तुतमिश के बारे में पूछे जाते हैं और बलबन के बारे में भी पूछा जाता है कि बलबन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो बलबन ने जो है निबतदार खुदाई और जिले इलाही उपाधि धारण की थी। उसने खुद को ईश्वर की छाया बताया था और बलबन ने ही जो फोर्टी जो चहलगानी तुर्की सदस्यों की एक आर्मी थी उसको समाप्त किया था, बलबन ने समाप्त किया था। बलबन ने और क्या किया था, नौरोजी प्रथा की शुरुआत की थी और साजिदा पेबोश प्रथा की शुरुआत बलबन करता है। और इस प्रकार से है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बलबन से पूछे जाते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मामलुक वंश से बनते थे और इसको इलबरी वंश भी क्यों नाम दिया गया क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो इलबरी वंश से संबंधित था। इसको मामलुक वंश क्यों किया गया, देखो इसको क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था उसको मामलुक वंश क्यों कहा जाता है क्योंकि जो ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का दास था। दासों को उस समय मामलुक कहा जाता था। दूसरा, इस मामलुक वंश को इलबरी वंश क्यों कहा गया क्योंकि जो इल्तुतमिश था जो दिल्ली सल्तनत का पहला जो है सुल्तान माना जाता है, वास्तविक सुल्तान स्वीकार किया जाता है, तो उसको क्या है वो इलबरी जनजाति से था। इलबारी जनजाति से संबंधित होने के कारण ही मामलुक वंश को जो है इलबारी वंश भी कहा गया, इलबारी डायनेस्टी भी कहा गया और बलबन भी क्या है इलबारी डायनेस्टी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण शासक सुल्तान था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जितने भी मामलुक वंश से आते हैं वो आज मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो मामलुक वंश के बारे में तो आप चैट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं कि आपको मामलुक वंश के बारे में कोई जो है कुछ रह गया जो समझ में नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी भी और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज आपने एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को उसमें हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी में हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण जिन्होंने बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जो है व्यवस्था की थी। तो जब हम खिलजी डायनेस्टी में पढ़ेंगे तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही जो है सोसाइटी में काफी चेंजेस लेके आते हैं। मैंने आपको बताया है पहले की क्लासेस में ही कि जो पर्सनालिटी ज्यादा चेंजेस सोसाइटी में लेके आती है, बड़े बदलाव लेके आती है, उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी है वो एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। तो आप जो है इस क्लासेस को लाइक कीजिए और रेगुलर रहिए। जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहता है, मेरी रेगुलर लाइव क्लास देखता है तो उसका कंसेप्ट एक तो क्लियर हो जाता है और दूसरा जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम से वो आप उनका आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, रेगुलर मेरी क्लास को अटेंड करना है जो कि मंडे टू सैटरडे रेगुलर मेरी क्लास होती है। आप सभी को टाइम टेबल पता होगा, सुबह के 9 बजे मेरी क्लास होती है। ओके,
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए और फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मंडे को मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू all of you for watching this class.